दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चेन स्नैचिंग, घरों में डकैती, सेंधमारी जैसी वारदातें अपनी चरम पर हैं। पुलिस के पास अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि ये किसी एक ही गुट का काम है या फिर इन सभी वारदातों को अलग अलग गिरोह अंजाम दे रहे हैं। इन वारदातों में शामिल असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने में पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोबारा से दिल्ली की एक कॉलोनी से ऐसी ही वारदात की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार लूट के साथ गोलियां भी चलाई गई है। सर, दरवाजे पर कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। चोर इस ग्रिल को काटकर ही घर के अंदर घुसे होंगे। अंकुर, बुलेट शेल्स मिल गई? जी, टोटल 6 शेल्स मिले, 3 यहाँ बेड पर और 3 यहाँ फ्लोर से। यहाँ संजीव मिला। सर, दूसरे कमरे में सब कुछ सही सलामत है, किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाया गया है। क्योंकि वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। अटैकर्स को पहले से इस बारे में पता था कि लॉकर इस कमरे में है। सर, पूनम को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। और उसका हस्बैंड संजीव चोपड़ा क्रिटिकल है सर। दिल्ली में इस डकैती और शूटआउट को एक रात पहले अंजाम दिया गया था। कौन है? अरे कौन है भाई? चोपड़ा हाउस में इस अनहोनी घटना होने का अंदेशा सबसे पहले अखबार बांटने वाले जुनेद अंसारी को हुआ। उसी ने वहां पड़ोसियों को इस बारे में बताया। चोपड़ा हाउस में हुई डकैती और हत्या की वारदात कभी भी दोहरी हत्या का रूप ले सकती थी। पूनम चोपड़ा मर चुकी थी और उसका पति संजीव चोपड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इस केस में अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित होने वाला था और जल्द ही पुलिस इस केस का दबाव महसूस करने वाली थी। क्या यह मामला पुलिस को उस गिरोह तक पहुंचाने में मदद करेगा जो पूरे शहर में हो रहे अपराधों को अंजाम दे रहे थे? संजीव चोपड़ा से तो बात करना इम्पॉसिबल है, कंडीशन क्रिटिकल है। सरवाइव कर पाएगा? कोशिश कर रहे हैं, चांसेस तो है, लेकिन गोली का घाव बहुत गहरा है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं। रॉबरीज भी सरदर्द बन गई हमारे लिए। सर, संजीव एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। साकेत के सुदर्शन बिजनेस सेंटर में उसका ऑफिस है। पिछले 5 सालों से चला रही है। सब खुद के दम पे शुरू किया है। अ सेल्फ मेड मैन। और उसकी वाइफ पूनम चोपड़ा? सर, उसका ब्यूटी पार्लर है नीलम एनक्लेव में। पिछले 3 सालों से ये सैलून चला रही है। ठीक ठाक ही चल रहा है। 2 ब्रांचेस और हैं। सर, ये संजीव के पेरेंट्स हैं। और सब पूनम के पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई जायसवाल सर के साथ थाने में। वो दोनों भी काफी शौक थे। नहीं नहीं का क्या मतलब? ऐसे कैसे बन गई हमारी बेटी? देवेंद्र जी, दरअसल आसपास किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, इसलिए इस वारदात के बारे में पता ही नहीं चला। और जब तक मेडिकल हेल्प पहुंची, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। और संजीव कैसा है? कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ये सब हुआ कैसे? अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि उस घर में डकैती हुई है, लॉकर्स खाली मिले हैं। उन दोनों ने रोकने की कोशिश की होगी। रॉबर्ट्स ने टोटल 6 गोलियां चलाई। पूरे दिल्ली में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े रास्ते पे चेन स्नैचिंग हो रही है, घर के अंदर बैठे तो रॉबरी हो रही है, मारा जा रहा है लोगों को। इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। गहनों का काफी शौक था पूनम को, सब लॉकर में रखे होंगे। ज्वेलरी का कोई अंदाजा बता सकती हैं आप? कोई फैमिली एल्बम या किसी फंक्शन का फोटोग्राफ जिसमें पूनम ने वो ज्वेलरी पहनी हो? संजीव का घर देखना पड़ेगा। संजीव ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, उनसे कुछ नहीं मिला आपको?
मर्डर इसी जगह पर होगा सर। रॉबर्ट सीसीटीवी रिकॉर्डर भी साथ ले गए। देखा हमने 3 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। रॉबर्ट्स किचन की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे, वहां भी सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसके वायर्स काट दिए गए। वो अपने साथ सीसीटीवी रिकॉर्डर भी ले गए। देखिए, हम सेम मोडस ऑपरेंडी वाली रॉबरीज का पता कर रहे हैं। शायद आप लोगों के बेटे के घर में उन्हीं में से कोई घुसा। धनीराम जी, शायद आप कुछ जानते हैं। आपको कुछ बताना है? कुछ जानते हैं आप? जी मैं जानता हूं ये किसने किया। किसने? तुम कुछ जानते हो मनोज? सर मुझे पहले ही आप लोगों के पास आ जाना चाहिए था। मतलब ये प्लेन रॉबरी मर्डर नहीं है? तुम जानते हो कि ये किसने किया है? जानता हूँ सर। किसने किया है? सर ये बल्लू ने किया है। कौन बल्लू? सर बलराम जलोटा, मेरी छोटी बहन उषा का बेटा है। क्रिमिनल है सर। वो पहले भी संजीव को धमका चुका है। 15 लाख रुपए? किस बात के बल्लू? मेरा मुंह बंद करने के लिए। वो फरीदाबाद वाली जमीन जो तुम्हें मिली है ना, वो डिस्प्यूटेड है और तुम नहीं चाहोगे कि उस पे मैं कोई सवाल खड़ा करूं। तुम बाहर में जाओ बल्लू, मैं एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो संजू, तुम्हारा काम ना बहुत अच्छे से चल रहा है और वो भाभी का क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, वो भी अच्छे से चल रहा है। तो 15 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। और हाँ, कह के जा रहा हूं और लेके भी जाऊंगा। और हाँ, नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं। तुमको पता है ना कि मेरे ऊपर पहले से 2 मर्डर चार्जेस हैं। भैया आप तो जानते हैं, जब पहली बार मर्डर केस में बल्लू का नाम आया था, हमने तभी उसे अपने घर से निकाल दिया था। 1 साल हो गया, ना उससे देखा है ना उससे बात की। मैं क्या करूं? वो बार बार संजीव को धमकी दे रहा है। भैया इसके पहले वो कुछ और करे, आप मेरी बात मानिए, आप पुलिस के पास जाइए। बल्लू मेरा बेटा ही नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ उसे अपना बेटा। अपने घर का लड़का अपने ही घर में ऐसा डका डाल रहा है। थाने चल। अब कंप्लेंट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं पापा, उसने धमकी दे रखी। अगर हम पुलिस को बताएंगे तो मुझे या फिर आपको मार डालेगा। आप तो जानते हो बल्लू कैसा है। तो क्या करेगा तू? उसे देगा 15 लाख रुपए। तू अभी की अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। चल सर, 3 हफ्ता पहले हमने इस बलराम के नाम पर मयूरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की थी। बलराम उर्फ बल्लू की सारी डिटेल्स और अपनी बहन का एड्रेस भी दीजिए हमें। संजीव चोपड़ा? मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे जीजा ने तुम्हारी बहन का मर्डर किया है? इसके पीछे वही है सर। सर पूनम को डर था कि संजीव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। क्या कह रही हो पूनम? संजीव तुझे मारना चाहता है? हाँ मनोज, मुझे उसकी आंखों में दिख रहा है। कुछ समय से कुछ ज्यादा ही अच्छा पेश आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। अभी तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है संजीव, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पूनम, अपॉइंटमेंट्स तो रोज ही रहेंगे यार। एक काम करते हैं, आज पिक्चर चलते हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे। अब आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आता हूँ 15 मिनट में। तुम तैयार रहना बस। समझा करो डार्लिंग यार, आज मूड है यार। मनोज, मुझे लग रहा है कि संजीव कुछ तो प्लान कर रहा है, मारना चाहता है वो मुझे। आई एम डैम श्योर कि बाहर उसका कोई अफेयर चल रहा है। देखो मनोज, तुम संजीव का नाम ले रहे हो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ। संजीव की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। 50% ही चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाए। सर ये बात आपने मुझे पहले भी बताई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये बात मुझे पूनम ने बताई है सर। ये रॉबरी नहीं हो सकती। सीसीटीवी रिकॉर्डर गायब है। संजीव का काम है सर, ये पूनम को मारना चाहता था वो। सर मैंने तो पूनम से कहा था कि चल के पुलिस में कंप्लेंट कर दे। तो फिर तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मुझे वक्त ही नहीं मिला। अभी 1 हफ्ते पहले हमारी बात हुई दशहरे पर, हम मिलकर बैठकर बात करने वाले थे इस बारे में, लेकिन उससे पहले ही ये सब। तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को जानते हैं? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नहीं बताई ये बात। और अब ये सब देखकर लग रहा है कि पूनम ने भी माँ बाबा से ये सब बात नहीं कही होगी। क्या ये रॉबरी के दौरान हुई हत्या नहीं थी, जैसा कि दिल्ली में अनियंत्रित रूप से हो रहा था? संजीव की तरफ से उसके पिता का यह कहना था कि इस घटना का जिम्मेदार संजीव का कजन, उसकी बुआ का लड़का बलराम जलोटा उर्फ बल्लू था, जिसका पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वहीं दूसरी तरफ पूनम के भाई मनोज का कहना था कि संजीव ने ही पूनम को मरवाया है। देखिए, आप लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। डॉक्टर, मेरा बेटा अब सेफ तो है ना?
संजीव के वाइटल पैरामीटर्स को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार स्टेबलाइज हो जाएंगे तो हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल। संजीव के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोनों के मोबाइल तो घर पर ही मिले हैं ना? जी सर, मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। दिल्ली के आज तक के हाउस ब्रेक्स में यही ट्रेंड देखा गया है। लेकिन एक बात अजीब है सर, ये पूनम का भाई मनोज संजीव चोपड़ा का नाम ले रहा है। बिना आग के धुआं नहीं उठता। पड़ोसियों से पता करते हैं। सेल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स काफी कुछ बताएंगे। यहां रॉबरी के एंगल के साथ बल्लू और मनोज का एलिगेशन, इन दोनों एंगल्स को भी देखना पड़ेगा। और यह भी हो सकता है कि किसी ने रॉबरी की आड़ में छिपकर यह काम किया हो। बल्लू, अब देखते ही गोली मार दीजिए बल्लू को। मेरा बेटा नहीं है वो। और हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और न ही हमें कोई फर्क पड़ता है। उसने अपने भाई को मौत के मुंह पर लाकर छोड़ दिया, उसकी बीवी को मार दिया। आप उसे मार दीजिए। उषा जी, धीरज जी, आप लोगों का गुस्सा और संजीव के परिवार की तरफ आप लोगों की भावनाएं एक तरफ है, लेकिन हमें बल्लू को पकड़ना। और बल्लू वो हमारा बेटा नहीं। जब वो पहली बार अरेस्ट हुआ था ना, हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उससे। बलराम जलोटा और बल्लू के नाम से कुछ 1 महीने पहले हमारे यहाँ कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेनेंट उसका कजन संजीव और उसके पिता धनीराम है। सर, संजीव और उसकी वाइफ पूनम के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हाँ आरती, पता चला। पर बल्लू गाजियाबाद में एक मर्डर चार्जेज में अंडर ट्रायल था। इसी साल मार्च में उसकी बेल हुई थी। संजीव के कंप्लेन पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जिस नंबर से बल्लू से धमकियां देता था वो स्विच ऑफ आ रहा था और उसका एड्रेस भी फर्जी निकला। हम यहीं तक पता कर पाए। फिर भी बल्लू का लेखा जोखा ले देकर गाजियाबाद के सेंट्रल जेल तक ही गया, पर उसका कोई पता ठिकाना नहीं। इस तरह का कांड करके वो कहाँ भागा होगा, ये तो अब जाके पता लगाना पड़ेगा। सर, आपको जितनी डिटेल्स मिली है हमें भेज दीजिए प्लीज। श्योर। संजीव जी और पूनम के बीच अनबन, ये कैसा सवाल है? उनके घर में चोरी हुई है और इसका और उसका क्या दीदी जी, आप उनकी पड़ोसी हैं, आप उन दोनों को अच्छे से जानती होंगी। उनकी शादी को 5 साल हो गए। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ उनके बारे में, उनके आपसी रिश्ते के बारे में। क्या कोई अनबन थी दोनों के बीच? जहाँ तक मैं जानती हूँ, संजीव और पूनम एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। यहाँ तक उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार मैंने खुद ही सामने से उनसे पूछ लिया। You know what, प्रीति, मैं और संजीव हम दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं। मैं पूरे शहर में अपने ब्यूटी पार्लर की एक चेन शुरू करना चाहती हूँ और मेरी इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए संजीव हर वक्त मेरे साथ खड़ा है। पूनम, ऐसा तुम मानती हो, पर ज्यादा देर होगी ना तो। देर वेर से पड़ोसियों और फैमिलीज को लगती है प्रीति, मेरे और संजीव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पिछले महीने ही मेरी ब्यूटी पार्लर की 3rd ब्रांच ओपन हुई और ऐसे 3 ब्रांचेस मुझे और चाहिए दिल्ली में और बाहर भी। रही बच्चे की बात तो यार सब बाद में देखा जाए। पूनम और संजीव की लव मैरिज थी और सच कहूँ तो मैंने दोनों के बीच कभी अनबन नहीं देखी और कभी उन्हें झगड़ते हुए भी नहीं देखा। दोनों मॉडर्न कपल थे, एम्बिशियस। देख नदी, ये है बलराम जलोटा और बल्लू। आपने बताया था मैडम, इसने गाजियाबाद में 2 मर्डर किए थे। हाँ, केस अंडर ट्रायल है। ये बल्लू संजीव की बुआ का लड़का है। नदीम, तू काम पे लग जा, इस बल्लू को ढूंढ के निकाल। बुलेट एक ही टाइप की है, लेकिन दोनों अलग अलग गन से चली है। तुम बोल रहे हो कि 2 गन्स यूज हुई है, पर दोनों गन्स एक ही मेक की है। बिल्कुल सही राठौर, एक जैसी 2 गन। तो हम ये मान सकते हैं कि हमलावर 2 लोग रहे होंगे। होना चाहिए, लेकिन घर में कोई निशान नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं और किसी भी तरह का कोई निशान नहीं। हमलावरों ने ग्लव्स पहने होंगे, इसलिए ना घर पे कुछ निशान मिला, ना उस किचन ग्रिल पे कुछ मिला जहां से वो लोग अंदर घर में घुसे। .25 कोलेट गन यूज हुई। काफी कॉमन गन है। हाँ, कई सारी गैंग्स इसे यूज करती हैं और ग्रे मार्केट में भी बिना लाइसेंस के बड़े आसानी से मिल जाती है। आपकी फाइंडिंग के हिसाब से न्यूज़पेपर डिलीवरी वाले ने सुबह ये डिस्कवर किया कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है, तो उस हिसाब से किसी पड़ोसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। तो डेफिनेटली दोनों गन्स पर साइलेंसर लगे होंगे। फिलहाल हमारे सामने 2 एंगल है। पहला एंगल संजीव का कजन बलराम जलोटा उर्फ बल्लू, जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, और दूसरा एंगल संजीव खुद, जैसा कि पूनम का भाई मनोज बता रहा है। दोनों इंटरनल एंगल्स हैं, घर से जुड़े हुए। हम ये भी सोच रहे हैं कि इस सब से परे ये किसी गैंग का काम हो सकता है। क्राइम का मोटिव इंटरनल हो सकता है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम से ऐसा लगता है जैसे किसी हिस्ट्री शीटर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट। किसी पुराने हिस्ट्री शीटर से बात करके देखो, वो इस क्राइम सीन को अच्छे से रीड कर सकता है। क्या कान भरे हैं तुम लोगों ने पुलिस के? उधर हॉस्पिटल में संजीव की माँ संजीव के लिए परेशान है, संजीव क्रिटिकल है, और तुम लोग कह रहे हो कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को मारना चाहता था। अगर संजीव पूनम को मरवाना ही चाहता था तो वो अपने ऊपर गोलियां क्यों चलवाता? और ये मनोज, दिमाग खराब हो गया इसका, कुछ भी बके जा रहा है। पूनम ने मुझे ये बात खुद बताई थी
कि डर है उसे कि संजीव उसे मारना चाहता था। काय का डर? क्यों डर रही थी पूनम? क्योंकि संजीव का अफेयर चल रहा था। मनोज, मुझे लग रहा है कि संजीव कुछ तो प्लान कर रहा है, मारना चाहता है वो मुझे। I'm damn sure कि बाहर उसका कोई अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा है? किसके साथ? अभी तो नहीं जानती, पर बहुत जल्दी जान जाऊंगी। कैसे? पता करवा रही हूँ मैं, पर इतना तो यकीन है कि संजीव अंदर ही अंदर कुछ तो प्लान कर रहा है। क्या पता कर रही थी पूनम? उसे क्या मिला? उसने सबको बताया क्यों नहीं? बोलो। अरे मिलता कैसे? ये सब तो उस बल्लू का क्या धरा था? वो मेरे बेटे को धमका रहा था और इस बात को पूनम अच्छी तरह से जानती थी। अगर पूनम को किसी बात से डर लग रहा था तो वो सिर्फ तुझे कहकर ही चुप क्यों हो गई और किसी से क्यों नहीं कहा? यही बात तो मैं पूछ रहा हूं उससे। मुझे नहीं पता कि उसने किसी और से ये बात क्यों नहीं कही। अभी 1 हफ्ते पहले दशहरे के दिन मेरी उससे बात हुई थी। अब मैं इतनी बड़ी बात खुद से झूठ तो नहीं कहूंगा ना पापा। तो क्या हम बल्लू की बात निकालकर झूठ बोल रहे हैं? पूनम भी अच्छी तरह से जानती थी कि बल्लू संजीव को धमका रहा है। हमने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी। सर, एक कड़ी मिली है, जितेंद्र प्रसाद नाम है, अभी तिहाड़ जेल में है। ऐसे ही सिमिलर केस में कन्विक्ट हुआ है, रॉबरी कम मर्डर। जेल एसपी को इन्फॉर्म करो, मुझे अभी जितेंद्र प्रसाद से बात करनी है। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर, मैं मैसेज भिजवाती हूँ। फोटो मत दिखाइए साहब, मैं जानता हूँ ये क्या है। तो फिर बता जीतू, तेरा गैंग भी 6 महीने पहले तक यही करता था। मैं अभी का बता सकता हूँ साहब। ये जो इतनी सारी चोरियां हो रही हैं ना, इन सब के पीछे 2 कौड़ी के गैंग हैं। चाकू और कट्टे से ज्यादा औकात नहीं है इनकी। और आप कह रहे हैं कि यहाँ 0.25 कॉलेट का इस्तेमाल हुआ है। बड़ा शातिर है तू। आगे बता, कौन सा गैंग होगा? ये पूरा क्राइम सीन मुझे नहीं लगता ये किसी गैंग का काम है। और जैसा आप बता रहे हैं, आसपास में किसी ने चीखने की आवाज नहीं सुनी, और हद तो तब हो गई जब किसी ने गन शॉट की आवाज नहीं सुनी। हाँ, नहीं सुनी। गन पर साइलेंसर होगा। आप ही सोचिए साहब, ऐसा कौन सा रॉबरी करने वाला गैंग है जो गन में साइलेंसर लगाकर ढाका डालने जाता है और अंदर घुसते ही सीधा गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये किसी चोरी चकारी करने वाले गैंग का काम है ही नहीं। ये जो भी है पक्का जान से मारने आया। आप बता रहे हैं ना, वो एक बंदा बच गया, वो गलती से बच गया होगा या वो चेक करने में उनसे गलती हुई होगी। सही मायने में तो ये रॉबरी एक बहाना है। वो लोग इन दोनों को जान से मारने आए थे। बल्लू नाम सुना है? बलराम से लौटा? हाँ, कहाँ मिलेगा? पिछले 6 महीने से अंदर हूँ साहब। ताज़ा अपडेट तो पता नहीं है, लेकिन हाँ शायद गाजियाबाद जेल में बंद है वो। वहाँ से तो बेल पे निकला था। फिर तो आप ही जानो साहब। वैसे ये कांड बल्लू ने किया? हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि इस कांड में जो बंदा बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है वो बल्लू का कजन है। मैंने पहले ही बोला था, ये आपसी रंजिश का मामला है, किसी गैंग का इसमें कोई हाथ है ही नहीं। धीरे धीरे अब ये साफ हो रहा था कि ये रॉबरी, ये शूट आउट, पूनम चोपड़ा की हत्या और संजीव चोपड़ा को जख्मी हालत में मरा हुआ समझकर छोड़ना कोई नॉर्मल रॉबरी या शूट आउट नहीं हो सकता था। क्या पूनम का डर कि संजीव उसे मारना चाहता था वाकई में सच था, या फिर ये शूट आउट बल्लू की धमकी का नतीजा था? इस केस में अब कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने वाले थे। सर, मैं पूनम का पार्लर मैनेज करती हूँ। वो मुझसे कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती थी। कुछ तो सुना होगा तुमने। अच्छा, कभी कुछ सेंस किया तुमने कि वो अपने पति से किसी बात को लेकर डर रही है? मैं कैसे सेंस करती? मुझे फोन पर पूनम की बातें सुनने का कोई शौक नहीं था। हाँ, इतना समझती हूँ कि पूनम ने पार्लर में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था और वो नई ब्रांचेस भी खोल रही थी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो अपना पार्लर बिजनेस में फ्यूचर पता करने के लिए कुछ लोगों से मिल रही थी, उनसे बातें कर रही थी। किससे बात करती थी वो? एक टैरो कार्ड रीडर है, पूनम हमेशा उसके पास जाती थी। टैरो कार्ड रीडर? हाँ, वो कार्ड देखकर किस्मत के बारे में बताते हैं ना, ऐसा ही कुछ। इसका क्या मतलब है तारा? पूनम, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? किसी बात की वजह से कोई मनमुटाव या झगड़ा चल रहा है ना? तारा भदौरिया नाम है उसका, टैरो कार्ड रीडर है। इसका फोन नंबर एड्रेस है तुम्हारे पास? पूनम के फोन रिकॉर्ड में भी दिख रहा है, उसकी रेगुलरली बात होती रही है तारा भदौरिया से। तो उसका एड्रेस और फोन नंबर मुझे भी मिला है। फोन नहीं कर रहा हूँ, सीधा फेस टू फेस जाके बात करता हूँ। संजीव के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खास? कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर।
संजीव की अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ पूनम और कुछ दोस्तों से बात होती थी। पर हाँ, पूनम के कॉल रिकॉर्ड में बहुत सारे नंबर मिले हैं। जाहिर सी बात है, एम्बिशियस थी, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट है संजीव चोपड़ा। एक नंबर से तो काम नहीं चलता होगा उसका, जरूर उसके पास कोई दूसरा नंबर भी होगा। सर, मैं दूसरे नंबर का पता कर रही थी। वैसे संजीव ने अपने ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे, मैंने उसके फुटेजेस मंगवाए हैं। बेल से बाहर आने के बाद ये बल्लू संजीव के ऑफिस में कई बार गया है। ये बल्लू का नंबर जो फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है, वो फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस पे लिया गया है। यहाँ मुझे बल्लू वाला एंगल काफी स्ट्रांग लग रहा है। 2 मर्डर केस की हिस्ट्री है, रंगदारी मांग रहा था, धमकी दी थी। तो मैं मनोज को क्या सूझी संजीव का नाम लेने की? कहीं वो खुद का पर्सनल एंगल लगाकर कोई कहानी तो नहीं सुना रहा है? क्या पूनम ने सच में मनोज से संजीव के अफेयर के बारे में कुछ कहा होगा? बेटा, पूनम ने क्या सच में तुझसे कहा था कि संजीव उसे मारना चाहता है? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर बोली ये बात क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि घर में चोरी हुई, मेरी बहन मर गई और वो संजीव बच गया। जब पूनम ने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे अजीब लगा था, और अब और अजीब लग रहा है जब मेरे माँ बाप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। अरे आप लोग ही बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा और मैं जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा क्यों दूंगा? लेकिन बेटा, पूनम ने ना मुझसे कुछ कहा ना तेरे पापा से। अब उसने कुछ नहीं बताया तो मैं क्या करूं माँ? और कसम से माँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही बताया उसने, और हो सकता है कि वो तुम्हें बताने वाली हो, लेकिन उससे पहले ये अरे मैडम, आपने फोन किया तो आप बताइए ना, आप कौन बोल रहे हो? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती त्रिवेदी बोल रही हूँ, रसिक विहार पुलिस स्टेशन से। मैं गिरीश रावत बोल रहा हूँ। पूनम चोपड़ा को तो जानते ही होंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूँ। उनका मर्डर हुआ है, उनके हस्बैंड की कंडीशन क्रिटिकल है। वेरी सैड। अभी 3 दिन पहले पढ़ा अखबार में मैंने। 3 दिन पहले से भी जानते होंगे। 14 अक्टूबर को पूनम चोपड़ा के घर में अटैक हुआ था। उसके पहले से ही पूनम चोपड़ा के फोन रिकॉर्ड में आपसे बातचीत होती दिख रही है। हाँ जी, मैंने कब मना किया? बातचीत हुई थी, मेरी होती रहती थी। इनफैक्ट सितंबर के आखिरी वीक में उनसे मिलने गया था मैं, अपना बैलेंस पेमेंट लेने के लिए, 45,000 रुपये कैश। कौन है आप? मैं गिरीश रावत, प्राइवेट डिटेक्टिव। शादी की कोई इंक्वायरी हो, डिवोर्स का कोई मैटर हो, अफेयर का चक्कर पता लगाना हो, पति पत्नी के बीच में कोई डाउट हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन फुल सीक्रेसी के साथ, यानी गोपनीय तरीके से करता हूँ। आप दिल्ली नगरी न्यूज़पेपर के 4थे पेज के दाहिनी साइड की चौकड़ी में देखिए, वहाँ मेरा ऐड रोज आता है, गिरीश रावत प्राइवेट डिटेक्टिव। पूनम चोपड़ा के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप? उसके पति का अफेयर था? हाँ जी, बिल्कुल था। सुन के धक्का लगा आंटी। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कोई नर्व अफेक्ट हुआ है। ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड तो कर रहा है संजीव, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। बोल रहे हैं कि ब्रेन में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ संजीव आंख नहीं खोल रहा है, और वहाँ पूनम का भाई मनोज कह रहा है संजीव पूनम को मारना चाहता था। बकवास कर रहे हो आंटी, इन सबके पीछे बल्लू का हाथ हो सकता है। हमने भी पुलिस को यही कहा कि बल्लू ने धमकी दी थी संजीव को मारने की, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन पुलिस को बल्लू मिल ही नहीं रहा है। ये 100% बल्लू का ही काम है राठौर, कर सकता है। 1 साल पहले हमने उसे अरेस्ट किया था मर्डर चार्जेस में, तब उसके पास से ये .25 कोलेट गन रिकवर हुई। हमारे केस में ये मर्डर वेपन था, और बल्लू ने ये गन उस्मान शेख से खरीदी थी। शूट कर रही है आपके हाथ में बल्लू भैया, शूट करने के लिए एकदम मक्खन है ये। .25 बुलेट। दोनों को मारना है उस्मान, ट्रायल करके देख लो। जिस डबल मर्डर केस में बल्लू को बेल मिली, उसमें यही गन यूज हुई थी? हाँ, यही गन रिकवर हुई थी बल्लू के पास से। तुम्हारे यहाँ जो कांड हुआ उसमें बल्लू ही शामिल है। उसने संजीव से कुछ पैसे वैसे मांगे थे, संजीव ने नहीं दिए होंगे। गलती हमारी तरफ से भी हुई है। बल्लू को बेल मिलने के बाद से हर हफ्ते उसकी हाजिरी लगवानी थी, पर सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद से वो आया ही नहीं। और कैसे कट रही तेरी जिंदगी बल्लू? बस कट रही प्रदीप जी। कुछ सीधा चालू किया या फिर वही उल्टा काम? उल्टा पुल्टा सारे काम एकदम बंद।
अभी आजकल वो भाई के साथ वो क्या बोलते हैं, जमीन खरीदने बेचे का प्रॉपर्टी डीलिंग ना, उसके काम में हाथ पैर मार रहा हूँ। उधर भी तू रंगदारी झाड़ रहा होगा। 14 सितंबर को बल्लू आखिरी बार आया था, फिर कांस्टेबल प्रदीप भारती छुट्टी पर गए। बाकी यहाँ पर किसी को ध्यान नहीं आया बल्लू का। और वहाँ मयूरपुरी थाने में संजीव और उसके फादर ने बल्लू की कंप्लेंट कर दी थी और वहाँ के पीआई गाजियाबाद जेल में इंक्वायरी करे। बात यहाँ तक आई नहीं और जब मैंने कांस्टेबल भारती से पूछा तो उसने यही कहा कि उसे पहले से ही शक था कि बल्लू किसी एक्सटॉर्शन के जुगाड़ में लगा हुआ है। शरद, मुझे उस गन सेलर उस्मान शेख की डिटेल्स चाहिए। अभी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस्मान शेख के लिए 1 साल से मेनहंट जारी है। कोई साथी भी था क्या बल्लू का? नहीं, जहाँ तक हमें पता है बल्लू अकेला ही काम करता था। यहाँ तो 2 लोगों के होने के चांसेस है। अगर इसमें बल्लू था तो उसके साथ कोई और भी था, क्योंकि गोलियां 2 लोगों ने चलाई है। मैं पता करता हूँ, देखते हैं उसके साथ कोई साथी था या नहीं, लेकिन फिलहाल हमें उस्मान शेख को ढूंढना होगा। बल्लू की पुरानी गन तो हमारे पास है, बल्लू दूसरी गन के लिए 100% उस्मान के पास ही गया होगा। तारा बतौरी, यस। पूनम चोपड़ा के बारे में बात करनी मुझे आपसे। दुख हुआ पूनम के बारे में सुनकर, काफी परेशान थे। किस बात से? अपने हस्बैंड संजीव चोपड़ा की वजह से? पूनम जानना चाहती थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर किस लड़की के साथ था, और ये जानना मेरे लिए चुटकी बजाने के बराबर था। संजीव चोपड़ा और माहिरा तलवार अक्सर किस जगह मिलते थे, ये मैंने कुछ ही हफ्तों में पता लगा लिया। इस लड़की का नाम माहिरा तलवार है? हाँ जी, माहिरा तलवार, उम्र 27 साल। ये साकेत के एक सुपर स्टोर में सेल्स वुमेन का काम करती है। थर्सडे को माहिरा की छुट्टी होती है। इस दिन वो और आपके हस्बैंड दोनों गुरुग्राम के एक होटल में मिलते हैं। बाकी फ्राइडे टू वेडनेसडे कॉफी पे मिलते हैं रोज। ये सब कब से चल रहा है उन दोनों के बीच? देखिए, साथ में सिर्फ कॉफी ही नहीं पीते, फिजिकल रिलेशन भी है। और ये सब रातों रात नहीं होता। मेरे ख्याल से कम 1 साल से साथ में है। मतलब संजीव मुझे धोखा दे रहा है ना? संजीव और माहिरा के बारे में मुझे जो कुछ मालूम पड़ा मैंने सब कुछ पूनम को बता दिया। और हाँ, एक बात और, रौनक विहार में माहिरा अकेली रहती है। 1 BHK अपार्टमेंट। लेकिन संजीव के फोन रिकॉर्ड में तो हमें इस माहिरा का नंबर नहीं मिला। 4440981 संजीव का दूसरा नंबर। पूनम ने अपने भाई से कहा था कि उसे डर है कि संजीव उसे मारने का प्लान कर रहा है। ये बात तुम जानते थे? जी, वो अपने हस्बैंड को लेकर काफी परेशान थी। उसका हस्बैंड उसे जान से मारना चाहता था, इसलिए उसने ये खुलकर कहा था आपसे? क्या संजीव उसे मारना चाहता था? हाँ, अभी आपने तो कहा कि वो संजीव को लेकर काफी परेशान थी उसके अफेयर की वजह से। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने आपसे ये कहा कि मैं ये जानती हूँ कि पूनम अपने हस्बैंड को लेकर परेशान थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि संजीव उसे मारना चाहता था। तो फिर आप और क्या जानती हैं? मैं ये तो नहीं जानता कि ये सब हुआ कैसे, पर आप उल्टा कह रही हैं। मैं आपकी बात मान लेता अगर आप ये कहती कि पूनम अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी। क्या पूनम भी अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि संजीव पूनम को मारना चाहता था। मैं बस इतना जानती हूँ कि पूनम संजीव से बहुत परेशान थी और वो उसको सबक सिखाना चाहती थी। उसे जान से मारकर? ये मैं नहीं जानती। मैं बस ये जानती हूँ कि पूनम अपने हस्बैंड को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या मतलब है इसका? मुझे कोई धोखा देने वाला है? I mean, मेरा हस्बैंड मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाला है? पूनम, तुम हमेशा पहले अपने पार्लर बिजनेस के बारे में पूछते थे, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे संजीव के बीच में सब ठीक है ना? धोखा दे रहा है वो मुझे तारा। मेरे पीठ पीछे उसका अफेयर चल रहा है, कोई लड़की है उसकी लाइफ में। तो बात करो उससे। और पूनम, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया, है ना? तुम रिलैक्स करो। तुम मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज? तुम कुछ करो ना संजीव का। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ तारा तुम उसे दर्द दो, उसे तकलीफ पहुंचाओ।
किसी को दर्द देने से खुद भी दर्द ही हासिल होता है। तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले तुम अपनी तकलीफ कम करो। वो अचानक ही मुझ पर मेहरबान हो गया है, बहुत केयर करने लगा है मेरी, वक्त बिताना चाहता है। अभी तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है संजीव, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पूनम, अपॉइंटमेंट्स तो रोज ही रहेंगे यार। एक काम करते हैं, आज पिक्चर चलते हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे। अब आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं खुद नहीं जाता, मैं आता हूँ 15 मिनट में, तुम तैयार रहना बस। समझा करो डार्लिंग यार, आज मूड है यार। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में तारा। अपने थॉट्स पर काबू रखो और मेरी बात मानो, संजीव से बात करो, ओके? पूनम मेरे पास पिछले 2 सालों से आ रही थी और पहले हमेशा वो अपने बिजनेस के बारे में बात करती थी, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। तो मतलब पूनम अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी? इंस्पेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये सब नहीं जानती। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। ये लोगों को भड़काना या लोगों के बीच झगड़ा करवाना ये मेरा काम नहीं है। मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कार्ड्स पिक करते हैं और मैं अपनी नॉलेज से वो कार्ड्स उनके लिए रीड करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पूनम अपने हस्बैंड को लेकर काफ़ी परेशान थी। अब इस बारे में उसने किसी से बात क्यों नहीं की ये मैं नहीं जानती, या फिर की भी हो सकती है। आई रियली कांट से। हाँ, पूनम मारना चाहती थी अपने पति को, लेकिन ये जो हुआ है ये पूनम ने करवाया है, ये मुझे नहीं पता। पर पूनम ने तो यही कहा था ना कि वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, मुझसे ऐसा नहीं कहा। मुझसे तो सिर्फ हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? कुछ था उसके दिमाग में, कोई आइडिया, बस उसी को पूरा करने की हेल्प मांग रही थी मुझसे। दिल्ली के गौतम नगर के एक घर में लूट। चांद विहार में लूट के वक्त लुटेरों को रोकने की कोशिश में घर का एक आदमी मारा गया। मयूर विहार में। पूनम जी, आप मुझसे क्या चाहती हैं ये बताइए। गिरीश जी, मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। देखिए, आप घबराइए मत, सब कुछ रॉबरी जैसा ही लगेगा। पूनम जी, देखिए ये मेरा काम नहीं है। आपने अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी चाहिए, मैंने आपको दी। अब आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप उनसे डिवोर्स लीजिए और उनसे अलग रहिए। लेकिन ऐसा जो आप चाह रही हैं ये मेरा काम नहीं है। ये क्राइम है, पागलपन है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए आप। यू आर राइट, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। गिरीश जी, जब आपको मालूम था तो आपने हमें सामने से कॉल क्यों नहीं किया? क्या बताता मैडम मैं आपको कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बताता? यस, यही बताते। आपको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो कि हुआ भी। पहले हमें लगा कि रॉबर गैंग का काम है, बाद में ये पूनम के भाई ने बताया कि संजीव उसे मरवाना चाहता है, फिर ये बल्लू का नाम सामने आया। अब आपसे पता चल रहा है कि पूनम भी अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती थी। मैडम, ये कोरा ख्याल था उसके मन का। वो अपने पति के अफेयर को लेकर परेशान चल रही थी, तो आ गया होगा उसके दिमाग में ऐसा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ ख्याल था, जो कि अब हकीकत है। गिरीश जी, टैरो कार्ड रीडर तारा ने भी यही कहा था सर, कि पूनम अपने हस्बैंड को सबक सिखाना चाहती थी। और सर, उस डिटेक्टिव गिरीश ने भी यही कहा था कि पूनम रॉबरी की आड़ में मर्डर का प्लान बना रही थी, जो कि ऑफ कोर्स उल्टा पड़ गया। साला भाई ढिंडोरा पीटता है कि उसकी बहन को डर था कि उसका पति उसे मारने वाला है। यहाँ तो पूरा ही उल्टा है। खबरी नदीम का फोन है सर, हो सकता है हमलावरों के बारे में कुछ हाथ लगाओ। हाँ नदीम, बोल, क्या खबर है? नाम लिखिए साहब, कमलेश रंजन और पंकज दास, ये दोनों शामिल है। क्या हिस्ट्री इनकी? एमपी की है साहब, और ये वैसे भी कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं थी साहब। इन दोनों को हायर किया गया था पूनम चोपड़ा को मारने के लिए। पूनम चोपड़ा को मारने के लिए? नदीम, दोबारा कंफर्म कर, पूनम ने हायर किया होगा संजीव को मारने के लिए? नहीं साहब, इन दोनों को हायर किया था मनीष कालरा ने। अब ये मनीष कालरा कौन है इस कांड में? साहब बहुत बड़ी मछली है ये, बहुत पैसे वाला है, मनी लैंडर है, अय्याश एक नंबर का। प्लान रेडी समझिए मनीष सेठ, बस आप फाइनल कीजिए कि कब, कैसे और कहाँ मारना है आपकी इस पूनम चोपड़ा को। जैसे मारना है मारो, लेकिन तड़प तड़प के मरनी चाहिए, इतना याद रख। आप उसकी फिक्र मत करो, आप हमारा 2 लाख एडवांस दे दो। खुशखबरी जल्दी मिलेगी, टीवी देखते रहना और बाकी के 5 लाख रेडी रखना। इस कांड के लिए कमलेश रंजन और पंकज दास ने अपने साथ तीसरे बंदे को भी मिलाया था। उस तीसरे बंदे का नाम है बद्रीनाथ दुबे। उसने मुझे खुद से फोन करके ये सब बताया। क्या जानता है इस कांड के बारे में बद्रीनाथ? जो तुमको चाहिए वो सब पता है मुझे, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हाँ, जब तुझे मलाई मिलेगी ना तो मुझे भी याद रखना। ठीक है, चल बता।
कमलेश, रंजन और पंकज दास भी मुझे पैसे देने वाले थे। ये समझ लो कि मैं भी उस कांड में शामिल था, लेकिन सालों ने मेरे से उस पूनम चोपड़ा की सारी फील्डिंग करवाई। ब्यूटी पार्लर से घर, घर से ब्यूटी पार्लर, कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, सारा डिटेल दिया उनको। उन्होंने लूटा भी, कांड भी किया और उस मनीष सेठ से पैसे भी उठाए, पर जैसे ही पैसे मिले मुझे भूल गए। अब फोन बंद करके बैठे हैं। देख लो साहब, हम यहाँ ये एंगल खंगाल रहे हैं और ये कांड हुआ है ये मनीष कालरा के कहने। मनीष कालरा? हाँ, मनी लेंडर है। हाँ जानती हूँ, उसने पूनम के पार्लर में पैसे लगाए हैं। पूनम का अच्छा दोस्त है। दोस्त है? और क्या पता है तुम्हें उन दोनों के बारे में? अच्छा, उन दोनों की दोस्ती में कोई दरार आ गई थी क्या? सर इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मनीष ने कुछ किया है क्या? वो भी हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। सबसे पहले इस क्राइम का शहर में हो रही बाकी लूट और रॉबरी जैसा ही लगना, उसके बाद संजीव चोपड़ा पर शक, फिर पूनम के खुद मास्टरमाइंड होने की संभावना का सामने आना, जहां उसके ही इशारों पर कराए गए अपराध में वो खुद ही निशाना बन गई। और अब सामने आया मनीष कालरा का नाम, पूनम का दोस्त जो हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहता था। क्या इन दोनों एंगल्स में कोई सच्चाई थी? हेलो सर, वो बल्लू का फोन आया था। कब किया था? कहां से किया था ये तो नहीं बताया, लेकिन वो सब कुछ जानता है, सब कुछ। ये भी कि संजीव आईसीयू में है और उसने फिर से धमकी दी है अधूरा काम पूरा करने की। हेलो। कहा मामा, संजीव के पास नहीं हो क्या? बल्लू? चलो अच्छा है, आवाज से पहचान लिया मामा ने। मेरे भाई के घर से मुझे बस 2 लाख कैश और चुटुर पुटुर में 1.5 लाख की ज्वेलरी मिली है, पर जान बचाने के लिए उसे तो 15 लाख देने थे। सुना है अभी भी सांसें चल रही हैं उसकी। बल्लू कहाँ है तू? आपके पीछे ही खड़ा हूँ मामा। बस इतना समझ लो कि बहुत सांसें खींच ली हैं संजीव ने। अब और जीना है उसको तो मुझे पैसे दे दो, देर नहीं हुई अभी, वरना कब कितना खून पानी ऊपर नीचे होता है उसका हर खबर मिलती है मुझे। 1-2 पाइप निकाल दूंगा, पूरा ऊपर पहुंच जाएगा। बल्लू, बल्लू सर, ये इसी नंबर से कॉल आया था। आप फिक्र मत कीजिए धनीराम जी, संजीव के लिए कांस्टेबल लगा रहा हूँ यहाँ। पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि ये सब बल्लू ने किया है। पता नहीं वो मनोज बार बार संजीव का नाम क्यों ले रहा है। वो बिजनेस तुम्हारा है पूनम, अब वो मुनाफे में रहे या घाटे में मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं पता कि संजीव ने तुम्हारा साथ किस लिए दिया, लेकिन मैं फेवर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हो प्लीज, मैं तुमसे फेवर मांग भी नहीं रही हूँ मनोज, मैं सिर्फ पापा जी के गुरुग्राम वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ। हाँ तो वो फ्लैट मेरे नाम पर है। हाँ है तो, उसमें मेरा भी हिस्सा है। शायद तुम भूल रही हो, उस फ्लैट के हिस्से के बदले में पापा जी से तुमने बहुत पैसे ले लिए और शायद बर्बाद भी कर दी। मेरे सिर्फ एक केस करने की देर है मनोज, समझे? तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी वो, और उसमें मेरा भी शेयर है, शायद तुम भूल रहे हो। हाँ तो तुमने अपने शेयर के बदले में कैश ले लिया है ना। मनोज मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, एनी हाउ जरूरत है मुझे। अब चाहे तुम मार्केट रेट पे 50% कैश दो या फिर फ्लैट बेचकर मुझे पैसे दो। तुम बहुत सेल्फिश हो पूनम। तो तुम्हें भी अपनी छोटी बहन के लिए अपने दिल में थोड़ी सी बड़ी जगह कर लेनी चाहिए। मनीष घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ गया अवंतिका? कुछ काम से बाहर गए हैं। और कब गया? 2 दिन पहले। आपका पति 2 दिन से घर नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ गया है, और आप ऐसे ही आराम से घर में बैठी हैं। क्योंकि वो कह कर गए हैं कि उन्हें आने में टाइम लगेगा। वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है ना, उसको बता देना। जल्दी नहीं लौटा तो पूरे परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरे पति किसी को नहीं मरवा सकते, आप उन पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो बता देना उसको, यही बात थाने आकर बता दे हमें, समझ में आया? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मनीष, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम मुझे धमकी दे रही हो पूनम? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है मनीष, कोई भी मुझे ना नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। सर, संजीव के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। कल सुबह तक इस नंबर की डिटेल्स हमारे पास होंगी। और सर, ये डिटेक्टिव गिरीश, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके पीछे मैंने अपने कुछ आदमी लगा दिए। अब ये मत कहना कि इसमें उसका भी कोई रोल है। सर, क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ,
ये गिरीश जिस तरीके का काम करता है, हिस्ट्री शीटर तो उसके कांटेक्ट में होंगे ही। तो क्या गिरीश ने हमें सिर्फ सुनाने के लिए कहानी बनाई है? चांसेस हैं सर। मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही गिरीश का जवाब सामने होता था। सर उसे देख के लग रहा था कि वो तैयार बैठा है। सर मुझे लगता है पूनम के लिए गिरीश ने किलर्स अरेंज किए होंगे। पर्दा उल्टा पड़ गया, पूनम मारी गई और किस्मत से संजीव बच गया। पूनम का भाई मनोज खोसला, क्या मिला उसके बारे में? इंटरेस्टिंग। ठीक है, काम आएगा अपने। तो बहुत दिमाग लगा के इस गिरीश ने कहानी बनाई कि पूनम उसके पास रॉबरी और मर्डर का प्लान लेकर आई थी। तो जो कहानी हमें गिरीश ने सुनाई उसमें सारे एंगल्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरीश जैसे शातिर आदमी ने ये सारा प्लान रचाया है। सबके सब बहुत शातिर लोग हैं सर। किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री, किसी की आपसी रंजिश। एक ये बल्लू है जो संजीव से पैसे मांग रहा था, और दूसरा ये मनीष कालरा। कहने को तो पूनम का इन्वेस्टर दोस्त है, पर इन दोनों के बीच चल क्या रहा था कुछ पता नहीं। और अब तुम्हें इस डिटेक्टिव गिरीश रावत के ऊपर डाउट है कि इसने पूनम की हेल्प की होगी इस कांड को करवाने में। और इस सबसे अलग, पूनम का भाई मनोज वो संजीव के नाम का ढोल पीट रहा है सर। तो संजीव और मनोज के बीच में क्या चल रहा था अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी तो हमें मनीष का पता लगाना होगा और साथ ही गिरीश रावत पर भी नजर रखनी होगी, और इनके साथ बल्लू, कमलेश रंजन और पंकज दास को ढूंढना होगा। अगर ये दोनों मिल गए तो समझो आगे की कहानी भी मिल गई। केस में मनीष कालरा मुख्य संदिग्ध था, लेकिन संदेह के घेरे में डिटेक्टिव गिरीश रावत भी था, जिसने शायद ऐसे भयानक षड्यंत्र को अंजाम देने में पूनम की मदद की थी। वो षड्यंत्र जो प्लान के मुताबिक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। बलराम जलोटा और बल्लू और हमला करने वाले कमलेश रंजन और पंकज दास की तलाश शुरू हुई। पर क्या इस जुर्म की सच्चाई इन्हीं में से किसी के पास थी? शोएब, मुझे परेशान मत करो। होटल शाइनिंग मून, जहांगीरपुरा, यही बात मेरे सामने आकर बोल दो। मैं नहीं आऊंगी। आना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी, सुना तुमने? तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। एक फोन करने के बाद पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? ब्लैकमेल? तुमने मर्डर किया है माहिरा। पूनम को मार दिया है तुमने, और संजीव को मरने के लिए छोड़ दिया, जो कभी भी मर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है। होटल शाइनिंग मून 12 बजे आ जाना। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या किया। हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। कौन? मनीष कालरा? हाँ सर। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो सामने आ। ये क्रिमिनल्स की तरह छुप छुप कर भाग क्यों रहा है? सर आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे डाल दोगे, जबकि सच तो यह है कि पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू सरेंडर कर दे। लेकिन सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर तूने सरेंडर नहीं किया ना तो हम तेरा जीना दुश्वार कर देंगे, और तेरे वो दोनों साथी कमलेश रंजन और पंकज दास को भी हम ढूंढ निकालेंगे। इस पड़ाव पर यह केस सबके सामने था। साफ था कि मनीष कालरा ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए 2 हिस्ट्री शीटर्स को पैसे दिए थे। लेकिन क्या यह केस वाकई में इतना साफ था जैसा कि सोचा जा रहा था? हाँ राठौर, गन सेलर उस्मान शेख की खबर हाथ लगी है। मेरी टीम वहां पहुंच रही है, मैं भी निकल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से कोई मदद चाहिए? नहीं, फिलहाल तो कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम उस्मान को तो पकड़ ही लेंगे, उसे तोड़कर बल्लू का पता तो मिल ही जाएगा। सर, संजीव के फादर धनीराम को बल्लू का जो धमकी वाला कॉल आया था, बस इतना समझ लो कि बहुत साजें खींच ली हैं संजीव ने। अब और जीना है उसको तो मुझे पैसे दे दो। ट्रेस नहीं हो पाया? सब फेक है सर। आईडी एड्रेस सब फर्जी यूज हुआ है। संजीव की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट हुई? पेशेंट ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। डॉक्टर, संजीव बात करने की कंडीशन में कब तक आ सकता है? ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना कंफर्म है कि पेशेंट सर्वाइव कर जाए। यमुना जी, यहाँ हॉस्पिटल में कोई माहिरा तलवार नाम की लड़की आई थी संजीव से मिलने? नहीं, पर ये माहिरा तलवार कौन है? मुझे पता था तू आएगी माहिरा। अगर मैं पुलिस को जाके ये बता दूं कि तुम मुझे हर्ट करने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो तो? अरे शौक से जाओ। अरे तुम्हें तो जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे फोन से पुलिस को फोन कर दो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। क्या हुआ? अरे पकड़ो, डर क्यों रही हो? उस वीडियो में तुम्हारा ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है माहिरा। तो अगर हमारी सारी दिक्कत ही पूनम है तो इस दिक्कत को जड़ से हटा देते हैं ना संजीव।
सेम कॉफी शॉप, सेम टेबल, तुम्हारी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। शहर में बहुत सारी रॉबरीज हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। तो ऐसी ही किसी एक रॉबरी में पूनम भी तो मर सकती है। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा और जेल की सलाखें, कभी सोचा है तुमने जेल में पुलिस तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी? खड़ी क्या हो? तुम कपड़े उतारो। खेल खत्म उस्मान, गन नीचे रख दे, कोई होशियारी नहीं वरना यही ठोक दूंगा। 3 सेकंड है तेरे पास। 1 2, नीचे रख देगा। रख नीचे गन। मेरे पीछे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। उस मनोज खोसला को उठाना चाहिए था आपको। पूनम के कहने पर तुमने किसे हायर किया था? इस सवाल का जवाब यह है कि ना तो मैंने किसी को हायर किया, ना ही पूनम के वाहियात ख्याल को पूरा करने में उसकी कोई हेल्प की। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। आप रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, मेरे पीछे खबरी लगाएंगे, कॉल डिटेल्स निकलवाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है बड़ी सफाई के साथ किया है। सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप मनोज खोसला को उठाइए। ऐसा क्या जानते हो तुम मनोज खोसला के बारे में? शोर की दाढ़ी में तिनका, नर्वस है वो, उठाइए उसको। अच्छा, पूनम के बारे में एक बात और बताता हूं आपको मैं। पूनम गर्दन तक धसी हुई थी कर्जे में, 1 करोड़ से ज्यादा। वो सारा पैसा मनीष कार्ला नाम के बंदे से लेती थी। पूनम की गर्दन थी उसके हाथ में, तो पूनम के पास मनोज की गर्दन दबा के पैसे निकलवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो मनोज खोसला पे जोर दे रही थी कि वो फ्लैट बेचकर हिस्सा दे दे। फ्लैट की कीमत थी 1 करोड़ 25 लाख। मनोज, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, एनी हाउ जरूरत है मुझे। अब चाहे तुम मार्केट रेट पे 50% कैश दो या फिर फ्लैट बेचकर मुझे पैसे दो। इतना सब कुछ जानते हो तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गिरीश? सर, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हम भी कर देते हैं। आपके ऑफिसर से जब बात हुई तब मैंने ठान लिया कि इस किलर को मैं भी ढूंढूंगा, और ढूंढना शुरू भी कर दिया। आपके ऑफिसर को मैंने संजीव का दूसरा नंबर दिया था। चेक कीजिए, देखिए, माहिरा तलवार को ढूंढिए सर। उसके चैट मैसेज चेक कीजिए। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूनम ने यह प्लान रचा ही नहीं। लूट दिखाने का कोई एंगल था ही नहीं। सर, ये बात तो कोई भी अपनी परेशानी में अपने पर्सनल भड़ास निकालने के लिए कर सकता है, और पूनम ने भी सिर्फ और सिर्फ सोचा ही था, और वो इसलिए क्योंकि वो काफी डिस्टर्ब थी अपने पति और माहिरा के अफेयर को लेकर। आप मनोज खोसला को उठाइए, शायद कोई ठोस लीड दे दे आपको। और वैसे मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूं 24/7। थैंक यू। हेलो, माहिरा तलवार जी। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती त्रिवेदी बोल रही हूँ। जी बताइए। बात करनी है तुमसे। कब आ सकती हो रसिक विहार पुलिस स्टेशन? मैम, कल मेरा वीकली ऑफ है तो मैं कल आ सकती हूँ। ठीक है, सुबह 10:30 बजे रसिक विहार पुलिस स्टेशन। सर, ये है कमलेश रंजन का नंबर। सर, पर मैं जो करवाना चाहता था वो ऐसे नहीं होना था। तो और क्या क्या करना चाहता था मनीष कालरा? सर, पूनम के घर पे अटैक का प्लान था ही नहीं, और प्लान में उसके हस्बैंड संजीव को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा।
क्योंकि सर उससे मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। सर मैं मानता हूं कि मैंने पूनम को मारने के लिए कमलेश को सुपारी दी थी, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होने वाला था। सर कमलेश ने मुझे बताया था कि वो इसे रोड एक्सीडेंट में करेगा, उसके घर पे नहीं, ताकि पूनम का मर्डर एक हादसा लगे। पूरा प्लान रेडी है सेठ, कुछ ही दिनों में आपका काम हो जाएगा। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था ना कमलेश। पूनम मुझे आए दिन धमकी दे रही है, मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस के पास जाए। और एक तो तुम्हारा प्लान है कि अरे सेठ आप बेफिक्र रहिए, पूरी फील्डिंग हो चुकी है। पूनम कब पार्लर जाती है, किस रास्ते से घर जाती है, सब पता चल गया। किलिंग भी नहीं लगेगी, पूरा का पूरा एक्सीडेंट ही लगेगा। सर कमलेश ने बताया था कि वो एक काम रोड एक्सीडेंट में करेगा, पर जो हुआ वो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। मेरा भरोसा कीजिए सर। तेरा भरोसा करे मनीष कालरा? मर्डर की सुपारी दी है तूने और उस हिस्ट्री शीटर ने तुझे एक्सीडेंट बताया। उस हिस्ट्री शीटर की बात का भरोसा करें हम? साले कमलेश रंजन को भी लटकाऊंगा और साथ में तुझे भी। पूनम के मर्डर के बाद इसी नंबर पे बात हुई थी तेरी कमलेश के साथ? ये नंबर तो बंद है। उसने नहीं मारा है पूनम को। इनफैक्ट पूनम के मरने के बाद वो बाकी के पैसे तक लेने नहीं आया। और हम इस पर विश्वास कर ले? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये किसी और का काम है। मैं सिर्फ पूनम को मरवाना चाहता था, क्योंकि तंग आ गया था मैं उससे। एक तो मेरे लोन के 1.5 करोड़ रुपए नहीं लौटा रही थी, और ऊपर से सर इस 2 नाव की सवारी में मेरा जीना मुश्किल हो गया था, फंस गया था सर मैं। तुमने आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं लौटाया है। पर हम तो लवर्स हैं ना मनीष। हाँ लेकिन ये लोन हमारे लवर्स वाले एंगल का हिस्सा नहीं है पूनम। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मनीष? पूनम मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने वो पैसे तुम्हें एज ए लोन दिए थे। मनीष दोनों पार्लर को मिलाकर भी कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने दिवाली पर हैवी डिस्काउंट ऑफर रखा है। क्या पता बिजनेस पिक कर जाए। और ये बात तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है कि मार्केट स्लो डाउन है। इसलिए तो पैसे वापस मांग रहा हूँ पूनम। मैं मार्केट से अलग नहीं हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है। पर अचानक ये पैसों की बात कहाँ से आ गई मनीष? क्या मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रही जो तुम्हें खुशी दे सके, जो तुम्हें चाहिए था? तो मुझे कोई एक तरफा नहीं मिला है पूनम, तुम्हें भी मुझसे वो सारी खुशियां मिली हैं। तुम्हें हो क्या गया है मनीष? पूनम आज के बाद हम ऐसे नहीं मिलेंगे। आज ही आखिरी था, आज के बाद इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस। तुम प्लीज मेरे पैसे लौटा दो और भूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ हुआ भी था। अवंतिका, am I right? उसी की वजह से तुम मेरे साथ ये कर रहे हो ना? तुम तो गए मनीष, बेस्ट लॉयर हायर करूंगी और रिद्धि मेरे साथ रहेगी, और एलिमनी में इतना पैसा मांगूंगी ना कि तुम सड़क पर आ जाओगे। अवंतिका मैं सिर्फ सो रहे थे ना उसके साथ? मैं बहक गया था अवंतिका। पूनम बस मेरी क्लाइंट है। लेकिन अब तुम उसके क्लाइंट हो, होटल में उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो ना। अब ये बात मैं सबको बताऊंगी, रिद्धि को भी और कोर्ट को भी। अवंतिका हम बस फिजिकल हुए थे। एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, फिर मैं भी ढूंढ लूंगी किसी को, सिर्फ फिजिकल होने के लिए। अवंतिका चिल्लाओ मत, रहो उसी के पास। शादी करो या बाहर में जाओ, मैं तुम्हें रास्ते पर ला दूंगी, बर्बाद करके छोड़ूंगी। अवंतिका को अचानक सब कुछ पता चल गया, इसलिए अचानक तुम मुझे छोड़ रहे हो। अवंतिका मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, और हम दोनों के बीच में जो हो रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता मनीष। तुम कैसी बात कर रही हो पूनम? तुम्हारी खुद की फैमिली है, हस्बैंड है। हस्बैंड, राइट, हस्बैंड जिसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अरे तो उसमें मैं क्या करूं पूनम? देखो तुम प्लीज मेरे लोन के पैसे मुझे लौटा दो और भूल जाओ कि हम एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी थी, तो जब चाहो तुम मुंह उठाकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। सर घर पे अवंतिका मुझे धमका रही थी और बाहर पूनम। सर अवंतिका तो मेरी वाइफ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, पर पूनम ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी सर। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मनीष, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ये सही नहीं है पूनम, तुम मेरे साथ थी क्योंकि तुम्हें भी अच्छा लग रहा था, पर अब नहीं। मुझसे भागना इतना भी आसान नहीं है मनीष। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। मैं भागने भी नहीं दूंगी मनीष। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। लेकिन मैंने तुम्हारा किया क्या है पूनम? रेप किया है तुमने मेरा मनीष। नहीं, इनोसेंट मत बनो। तुमने मुझे लोन दिया, उसे वापस लेने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और जबरदस्ती रेप करना। बस यही बात मैं पुलिस स्टेशन जाके बोल दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती पूनम। मैं बिल्कुल कर सकती, इनफैक्ट मैं ऐसा ही करूँ। मैं दोनों के बीच में पिसता जा रहा था सर, लेकिन अपनी फैमिली की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं करवाया। ये डिसाइड हुआ था कि कमलेश इस हादसे को एक्सीडेंट का रूप देगा, पर यहाँ तो रॉबरी और मर्डर हुआ है सर। सर ये किसी और का काम है। सर अभी जो नंबर मैंने आपको दिया था सर, जब पूनम के मर्डर की खबर आई थी ना, तो मेरी इसी नंबर पर कमलेश से बात हुई थी। ये क्या कर दिया कमलेश? दिमाग खराब हो गया है। ये खबर पढ़ के मैं खुद हैरान हूं सेठ।
तुमने क्या कहा था? उसका एक्सीडेंट होगा। अरे सेठ, हमने कुछ किया ही नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सेठ? मैंने सुपारी उठाई, काम किया होता तो आपको फोन करता, बैलेंस पेमेंट लेने आता, और हमने तो एक्सीडेंट सोचा था ना। पर किसी टेढ़ी खोपड़ी ने घर में घुस के मार दिया तुम्हें। सर मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने सुपारी दी थी, लेकिन प्लान एक्सीडेंट का ही था। साले तेरे जैसे मास्टरमाइंड और कमलेश जैसे हिस्ट्री शीटर पर भरोसा करने लगे ना तो हमें नौकरी छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। मैं गाजियाबाद निकल रहा हूँ। गन सेलर उस्मान शेख पकड़ा गया है। कमलेश, संजन, पंकज दास के फोटो मिल गए सर, जल्दी पकड़े जाएंगे। आरती को मायर और संजीव के चैट मैसेजेस मिले हैं। मायरा को बुलाया इंक्वायरी के लिए। उधर भी कोई प्लानिंग चल रही थी? अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है सर। संजीव और मायरा का भी अफेयर चल रहा था। पूनम से छुटकारा पाने की बात चल रही थी। जितने लोगों का पता चला सबके पास अपना अपना मोटिव था, सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे थे। सर ये पूनम का भाई मनोज खोसला, इसको भी उठवाता हूँ। इस रॉबरी कम मर्डर के पीछे के षड्यंत्र की दस्तक हर तरफ से आ रही थी। इल्जाम किसी पर भी लगाया जा सकता था, या तो पूनम पर जो मर चुकी थी, या फिर संजीव पर जो बेहोशी की हालत में था। हर एक का मकसद और इरादा बिल्कुल फिट हो रहा था, लेकिन असली गुनहगार अब भी पहुंच के बाहर था। मैंने बल्लू को .25 कोलेट गन बेची थी, ये मैं यादव साहब को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये वाला कांड किसने किया ये मैं नहीं जानता। मैं बस गन बेचता हूँ साहब, उसे चलाने का काम नहीं करता। बल्लू को कितनी गन्स बेची है? 2। कब? यही कोई 1 महीना पहले। मतलब उसके बेल पे बाहर आने के बाद? हाँ। कहाँ? अबे बाजार मत लगाओ उस्मान, सीधा वो .25 कोलेट निकालो और साथ में 20 गोलियां। लग रहा है जज गई हाथ में। कहा था ना मक्खन है मक्खन। मक्खन तो है। सुनो, साथ में से वो साइलेंसर भी देना। एक या दोनों के लिए? दोनों के लिए। 2 साइलेंसर्स खरीदे थे उसने? जी, 2 .25 कोलेट गन, 20 गोलियां और 2 साइलेंसर्स। ये सारा सामान बल्लू ने करीब 1 महीना पहले खरीदा है। मनोज को उठा लिया सर, उसे भी इंटरोगेट करूंगा। कर लो जायसवाल, लेकिन हमारा प्राइम सस्पेक्ट बल्लू ही है। मनीष कालरा भी शायद सच बोल रहा है कि उसने प्लान किया था सुपारी किलर कमलेश के साथ मिलकर, लेकिन काम जरूर बल्लू ही कर गया। सर मुझे माहिरा के चैट्स मिले, संजीव और किसी शोएब नाम के बंदे के साथ उसके जो चैट्स हैं उनसे काफी कुछ मिला है। शोएब के मैसेजेस से ये लग रहा है कि शोएब माहिरा को ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसने मैसेज भेजा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कैसे प्लान बनाया और कैसे अंजाम दिया। मैं उन दोनों को भी अच्छे से जानता हूं जिसे तुमने भेजा था, फोन करो मुझे। अभी शोएब कौन है? सही, तो वही बताएगा। मैंने 2 कांस्टेबल भेजे उसे उठाने के लिए। वैसे इन मैसेजेस से ये लगता है कि शोएब काफी कुछ जानता था और इसी वजह से वो माहिरा को ब्लैकमेल कर रहा था। ये हो क्या रहा है? मनीष का पूरा चिट्ठा खुलता है, वो एक्सीडेंट का प्लान बताता है। बल्लू का सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, गन्स खरीदना, साइलेंसर खरीदना, और अब ये शोएब और माहिरा की नई एंट्री हो रही है। सर इस केस में सबकी किसी न किसी से रंजिश रही है, यहाँ तक कि पूनम और संजीव के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं था। सब लोग बस एक मौके की तलाश में थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बलराम जलोटा उर्फ बल्लू की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू हुई। माहिरा तलवार के एंगल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसके चैट मैसेजेस से साफ पता चल रहा था कि वो भी पूनम से छुटकारा पाने की फिराक में थी। संजीव जो उन हमलावरों के बारे में बता सकता था, वो अब भी बेहोश था। यार संजीव को होश ही नहीं आ रहा है। परेशानी की तो बात है यार, वो ऐसे ही रहेगा क्या पूरी लाइफ? नहीं यार, ऐसे मत बोल, सब ठीक हो। यमुना, संजीव के अकाउंट में तो सिर्फ 6 लाख रुपए और वो बल्लू 15 लाख रुपए के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। संजीव देता भी तो कैसे? कैसी हालत में पहुंचा दिया हमारे बेटे को। डॉक्टर भी कुछ बता ही नहीं रहे संजीव को कब होश आएगा। बोल रहे बाकी सब ठीक है। जब सब ठीक है तो वो होश में क्यों नहीं आ रहा है? संजीव चोपड़ा के माता पिता इस बात से चिंतित थे कि संजीव को कब होश आएगा और कब उसकी हालत फिर पहले जैसी सामान्य होगी। वहीं दूसरी ओर पूनम के माता पिता अब भी अपनी बेटी को खोने के गम से उभर नहीं पाए थे, और ना ही उनके परिवार को यह अंदाजा था कि संजीव और पूनम के बीच वास्तव में हालात कितने बिगड़ चुके थे। हाँ, मेरे और पूनम के बीच में फ्लैट को लेकर नोकझोंक हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप उसके मर्डर को लेकर के मुझ पे शक करें। मैंने संजीव का नाम लिया, इसलिए आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। तुमने संजीव पर तो आरोप लगाया,
और अपने झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता? अभी तुम ये बताओ, पूनम के साथ झगड़े की वजह कोई और भी थी क्या? बिजनेस में लॉसेस की वजह से पूनम को फ्लैट में हिस्सा चाहिए था। वो फ्लैट जो मेरे फादर पहले ही मेरे नाम कर चुके थे। और तुम उसे कुछ देना नहीं चाहते थे, और अब तो देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो रही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहन पूनम को क्यों मारूंगा सर? पूनम ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे संजीव से डर लगने लगा है। संजीव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, और अब संजीव के फादर बीच में बल्लू का नाम घुसेड़ रहे हैं। सर आप ही सोचिए, बल्लू क्यों मांगेगा 15 लाख? एक्सटॉर्शन मांगने वाले को ये पता होता है कि सामने वाला पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। संजीव का रियल एस्टेट का बिजनेस बिल्कुल ठंडा चल रहा था, और उधर पूनम, सर पूनम ने भी जो 3rd ब्रांच खोली थी अपने पार्लर की, उससे भी कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा था। सर पूनम ने बहुत पैसे लोन पे लिए हुए थे, और लाखों रुपए तो उसने संजीव को दिया था। उसके पैसे भी रख लिए और उसका मर्डर भी कर दिया संजीव ने। मर्डर करने का प्लान हमें तुम्हारी बहन की तरफ से भी मिला है। मिला होगा सर, और भी बहुत कुछ मिला होगा। संजीव और पूनम के अफेयर्स भी मिले होंगे, लेकिन सच सामने है सर। आज संजीव जिंदा है और मेरी बहन मर गई। अगर मेरी बहन ने यह प्लान किया होता तो आज वो जिंदा हो। सर आपको मेरे बारे में जो पता करना है, जिससे पूछताछ करनी है कर लीजिए, लेकिन सच यही है जो मैं कह रहा हूं। इन सब के पीछे संजीव है सर। गोली गलती से संजीव पे चल गई होगी और वो विक्टिम बन गया। कहो तो तुम्हारे और संजीव के सारे मैसेजेस दिखाऊं? काफी परेशान थे तुम दोनों। पूनम संजीव को नहीं छोड़ रही थी। तुम्हें लगा हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो पुलिस के रडार से बच जाओगी। मैम हॉस्पिटल जाती भी तो क्या करती? संजीव से मिलने से पहले मुझे 1000 सवाल के जवाब देने पड़ते। संजीव और मैंने कई बार डिस्कस किया कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन संजीव में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सीधा सीधा जाके पूनम से बात कर सके। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो? पूनम ना बहुत पजेसिव है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे साथ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हो? ऐसा नहीं है मायरा, तुम बात समझने की कोशिश करो। देखो पिछले 1-1.5 साल से मेरा बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, और मैंने पूनम से बहुत सारे पैसे लिए, और पूनम ने भी वो पैसे सामने से लोन पर उठाए। मतलब तुम उसे इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुमने उससे पैसे लिए हैं? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बहुत खतरनाक औरत है। क्या कहा तुमने संजीव? क्या कहा? तुम्हें अलग होना? तुम्हें ये अचानक हो क्या गया है? जब से हम मिले तब से अब तक हम दोनों के बीच काफी कुछ बदल चुका है। साफ साफ बोलो, क्या कहना है? मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई है? तुम पीछा कर रहे हो मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? क्या मतलब समझूं मैं कि तुम्हारे मतलब की कोई मिल गई है तुम्हें? नहीं। तुम अलग होने की सोच भी कैसे सकते हो संजीव? तुम्हारे लिए 50 लाख का लोन उठाया है मैंने, और तुम बड़े आराम से हजम करके अलग होना चाहते हो मुझसे। नहीं, बस मैं सोच रहा था कि क्या वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से खुश है क्या? सब समझ में आ रहा है मुझे, समझ भी आ रहा है और दिख भी रहा है। तुम्हें कोई खुश करने वाली मिल गई है और तुमने एक बढ़िया सी खिचड़ी बनाई और मुझे सर्व कर रही। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए संजीव। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इनडायरेक्टली मैंने उससे डिवोर्स की बात की तो उसके अंदर का भूत बाहर आ गया। अगर पूनम ही हमारी सारी दिक्कत है तो इस दिक्कत को जड़ से खत्म कर देते हैं। देखो शहर में बहुत सारी रॉबरीज हो रही हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, तो किसी एक रॉबरी में पूनम मर भी तो सकती है। नहीं मायरा, ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हमें आबाद करने का कोई और प्लान है क्या तुम्हारे पास? मैं अपनी बात आगे बोल भी नहीं पाई थी कि संजीव ने सुनने से भी इनकार कर दिया। पर तुमने ये सोचा कि ये रॉबरी वाला प्लान काम कर जाएगा। हाँ, और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। जिसके मैसेजेस ट्रेस करके आप मुझ तक पहुंची हैं, शोएब, उसने उस दिन मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, और उसके बाद उसने मुझसे ज़बरदस्ती बहुत कुछ लिया है। मेरी इज्जत। शोएब कॉलेज में मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब नहीं है, और ये बात उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। वो मेरा पीछा करता है, उस रिकॉर्डिंग से मुझे ब्लैकमेल करता है। मेरी कुछ लाइफ ही नहीं बची है। सब जानता है ना तू? बोल, संजीव चोपड़ा के घर में डाका किसने डाला? किसने डाका डाला? मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तूने माहिरा को ब्लैकमेल किया, उसे होटल में बुलाया, ब्लैकमेल करके उसे यूज किया। मैडम मैं तो उससे प्यार करता हूँ मैडम। भले इसको प्यार कहते हैं? प्यार कहते हैं इसे? बता वो दोनों किलर्स कौन थे? किसने भेजा था उन्हें? माहिरा ने? बोल।
मैडम मुझे सच में कुछ नहीं पता मैडम। मैंने तो बस संजीव और माहिरा की बातें सुनी थी और माहिरा को वापस पाने के लिए मैंने उनका वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करने लगा। मुझे माफ मैडम, पर मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं माहिरा के भी पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर ये मनोज इस केस में फिट ही नहीं बैठता है। इसके पेरेंट्स तो ये सुनकर शॉक्ड हो गए थे कि भाई बहन के बीच फ्लैट को लेकर झगड़ा चल रहा था। माहिरा से भी कुछ पता नहीं चला? तो शोएब कन्फेस कर रहा है, वो माहिरा को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था, कोई एंगल नहीं है। तब तो एक ही एंगल बचता है, बल्लू का। सबसे पहले उसी का नाम आया था, सब फिट बैठता उस पर। हाँ नदीम बोल, बल्लू की कोई खबर? बल्लू की तो खबर नहीं मिली साहब, पर ये मनीष ने जिसको सुपारी दी थी कमलेश रंजन, वो वापस लौटा है। यहाँ हुसैन नगर में किराए पे कमरा उठाया है। तू नजर रख, मैं पहुंचता हूँ अभी। सर ये कमलेश रंजन वापस लौटा है? उठाओ उसे। ये तो साफ है कि पूनम चोपड़ा को मारने की सुपारी मनीष कालरा ने दी थी, लेकिन उसका कहना है कि मर्डर उसकी सुपारी पर नहीं हो। मनीष तो है हमारे पास लॉकअप। एक बार कमलेश हाथ लग जाए तो पता चल जाए कि कमलेश के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं उसने मनीष से कुछ झूठ तो नहीं बोला? ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो वाला कमरा है साहब। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता। कमलेश रंजन, तुमने जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा मनीष। तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। माफ कर दो मुझे, मैं तो बस सब पहले जैसा ठीक करना चाहता था। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा मनीष, सब कुछ बिगड़ चुका है। ये दरार तुमने पैदा की, खूनी बन गए हो तुम। कहाँ है तेरा साथी पंकज? पता नहीं साहब, ये कांड होने के बाद हम अपने अपने रास्ते निकल गए। उसके बाद बात नहीं हुई हमारी। वो कोलकाता की तरफ गया था। कैश कितना था और गहना कितना मिला? काहे का कैश? अबे वो कमलेश, ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? वो मनीष हमारे हाथ में है, प्लान जानते हम। 3-4 और रॉबरी तेरे नाम पे डाल देंगे, गोली मार देंगे, कोई नहीं आएगा तुझे पूछने। कमलेश। हाँ साहब आप कर सकते हो, पर मुझे मारने से असली मुजिम तो नहीं मिलेगा ना। मैं खुद हैरान हूँ। मनीष सेठ से सुपारी मैंने उठाया था। मैं और पंकज ये काम 16 तारीख को करने वाले थे। एक्सीडेंट के लिए हमने गाड़ी भी जुगाड़ लिया था, पर उससे पहले ही 14 की रात को कोई ये कांड कर दिया। तो सुपारी गैंग में तुझे खबर नहीं मिली कि एक ही आदमी की डबल सुपारी बट रही है? नहीं पता चला साहब, जितनों को जानता हूँ पूछ पूछ के थक गया हूँ। हेलो। नमस्कार, मैं गिरीश रावत, प्राइवेट डिटेक्टिव। पहचाना? हाँ हाँ पहचाना, बोलो। मैंने आपसे कहा था कि मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। खबर क्या है तुम्हारे पास? तगड़ी खबर है। आप चंडीगढ़ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बात की। उनके पास एक बॉडी है और उसकी खोपड़ी से बुलेट और उसके बगल से शेल बरामद हुआ। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाइए, उसे देखिए। लाश को पूरी तरह से जला दिया गया था। वहाँ के फॉरेस्ट एरिया में 1 महीने पहले चंडीगढ़ पुलिस को ये डेड बॉडी मिली। ये चंडीगढ़ वाले मर्डर केस में बुलेट .25 कॉलेट गन से चलाई गई थी। तुम्हें कैसे मालूम कि .25 कॉलेट गन हमारे केस में भी शामिल है? थैंक यू इंस्पेक्टर। आप तो तारीफ करेंगे नहीं तो सोचा मैं ही थैंक यू बोल देता हूँ। वैसे ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने चंडीगढ़ नेटवर्क से मिली थी और आज तक चंडीगढ़ पुलिस को ये नहीं मालूम कि डेड बॉडी किसकी है। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ जाए। 2 .25 कोलेट गन, 20 गोलियां और 2 साइलेंसर्स। ये सारा सामान बल्लू ने करीब 1 महीना पहले खरीदा है। जी सर, जंगल में मिली थी बॉडी। 17 सितंबर की बात है, एकदम जली हुई कंडीशन में। आज तक पहचान नहीं हो पाई विक्टिम की, वैसे पहचानना मुश्किल है। ये मर्डर बलराम जलोटा उर्फ बल्लू का ही काम होगा। हाँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से वांटेड लिस्ट आई, उसमें फोटो मिला है उसका। बल्लू हमारे यहाँ से वांटेड है, मर्डर कम रॉबरी केस में। मर्डर में यहाँ जो गन यूज हुई है वो .25 कॉलेट गन है। शायद तुम्हें भी यही मिला। हाँ यही है। बुलेट विक्टिम के स्कल से रिकवर हुआ था और सेल भी वहीं पास में पड़ा था। FSL के पास ही है वो, और रिपोर्ट दी है उन्होंने कि गोली .25 कॉलेट गन से ही चली थी। मुझे FSL से वो बुलेट चाहिए। मेरा ऑफिसर अंकुर सिन्हा ये कोऑर्डिनेट करेगा। बुलेट आपको मिल जाएगी सर। क्राइम सीन और बंट बॉडी के फोटो भी हैं हमारे पास, पर बॉडी हमने क्रिमिनेट कर दी है। पर विक्टिम का DNA प्रिजर्व्ड है। आइडेंटिटी ट्रेस करने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कोई मिसिंग रिपोर्ट ही मैच नहीं हो पा रही है। एक अनजान आदमी की चंडीगढ़ में हुई हत्या और उस हत्या में इस्तेमाल की गई गन का संजीव और पूनम के घर पर हुई डकैती और हत्या के केस से निश्चित तौर पर संबंध था।
मगर इन कड़ियों को जोड़ पाना और प्राइम सस्पेक्ट बलराम जलोटा और बल्लू तक पहुंच पाना पुलिस के लिए आसान साबित नहीं होने वाला। इस मामले में हॉस्पिटल से अभी कुछ और चीजें सामने आनी थी, जहां संजीव चोपड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। सर एक गुड न्यूज है। ये खबर मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दी बिकॉज मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। संजीव चोपड़ा को होश आ गया डॉक्टर? जी हाँ, 3 दिन पहले। अब संजीव बात करने की कंडीशन में है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उम्मीद थी कि संजीव चोपड़ा होश में आकर उन्हें हमलावरों के बारे में बताएगा, कोई जानकारी या सुराग देगा। लेकिन क्या वाकई ये जानकारी कुछ अलग साबित होने वाली थी, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पहले से नहीं पता था? संजीव, कैसा लग रहा है संजीव? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पता नहीं अब पड़े पड़े कितना वक्त बीत गया। पूनम के बारे में पता चला? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे बच गया। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे कजन बल्लू का नाम लिया, वो धमका रहा था तुम्हें? हाँ सर, बल्लू ने ही धमकी दी थी। मुझे क्या पता था वो सच में ऐसा कुछ करेगा। पक्का वो बल्लू ही था? हाँ सर, बल्लू ने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे थे। मुझे क्या पता, नहीं दूंगा तो अटैक करेगा। आपने पकड़ा बल्लू को सर? जल्द पकड़ लेंगे, अब तुम आराम करो। बस यही कंफर्म करना था कि ये सब कुछ बल्लू ने किया है। सर, बल्लू पकड़ा गया? हर जगह पुलिस अलर्ट है उसके लिए, जल्दी पकड़ा जाएगा। आप संजीव का ख्याल रखिए। दोनों भाई हैं, जसवंत गिल बड़ा और मनप्रीत गिल छोटा है। ऑलमोस्ट हर दिन दिखते हैं हॉस्पिटल में दोनों। संजीव और ये दोनों भाई ग्वालियर में एक साथ ही बड़े हुए हैं। ग्वालियर में संजीव के ग्रैंडफादर थे। सर, संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स में भी दोनों का नाम था। कुछ ठोस मिला है चंडीगढ़ केस में। वो बुलेट शेल एफएसएल ने भेजा है मुझे। उसी गन से चली या उनमें से किसी एक गन से? ये अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो बुलेट शेल है उसमें सीरीज नंबर है। वो उसी सीरियल नंबर के आसपास की है जो हमें संजीव के घर से मिली थी। 20 गोलियां खरीदी थी बल्लू ने। हमें बाजार मत लगाओ उस्मान, सीधा वो .25 कोलेट निकालो और साथ में 20 गोलियां। थैंक्स अंकुर। शायद इस चंडीगढ़ वाली इंफॉर्मेशन से बल्लू का कुछ पता चले। सर, महीने भर से हम हर जगह हर पुलिस स्टेशन में तलाश। आपके बोलने के बाद हमने सबको दोबारा से सारी डिटेल भेजी। सतीश, तुम चंडीगढ़ के 16 और 17 सितंबर के सीसीटीवी फुटेजेस दे सकते हो, खासकर टोल नाका और सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के? ठीक है, 1-2 दिन दो, मुझे भिजवाता हूं। जसवंत, वो बंदा दिखाई दे रहा है तुझे? कौन? वही जो बाइक के पास खड़ा लाइनिंग टी शर्ट वाला। वो 2 दिन से यहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यार, इसको तो हॉस्पिटल के अंदर भी देखा था मैंने। ये ले भाई। जसवंत, तुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? नहीं यार, लग तो नहीं। निकल जाए यहाँ से। नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी हम लोग रेडार में। हाँ, मनप्रीत और जसवंत संजू के बचपन के दोस्त हैं। हाँ, पूछा था मैंने, बताया उन दोनों ने। और आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछताछ करने की तो आदत है हमारी। वैसे धनीराम जी, आप मुझे बताइए कि जसवंत और मनप्रीत को कैसे पता चला कि संजीव हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ पूनम की डेथ हो गई है? आपने फोन किया था? जी नहीं, उन्होंने फोन किया था। सर, चंडीगढ़ के सीसीटीवी फुटेजेस के तकरीबन 60% फुटेजेस स्कैन कर रही हैं, पर बल्लू कहीं भी नहीं दिख रहा है। डबल मर्डर केस में बल्लू पकड़ा गया, अंडर ट्रायल था। 2 महीने पहले वो बेल पर बाहर आया था। पहले महीने वो रेगुलर गाजियाबाद जेल में जाके हाजिरी देता रहा। उसके बाद वो वहां नहीं गया। 14 सितंबर लास्ट डेट थी जब वो हाजिरी देने गया था। उसके बाद से बल्लू किसी को दिखाई नहीं दी। संजीव के घर कांड होने के बाद ना हमें दिखाई दे रहा है, ना चंडीगढ़ के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। ऐसे कहां जा सकता है कि किसी को दिखाई ना दे? एक काम करो, संजीव के दोनों दोस्त जसवंत और मनप्रीत, इनको उठा लो। क्या पूछना है बाद में देखेंगे। जी सर। और बल्लू की माँ उषा, देखते ही गोली मार दीजिए बल्लू को। मेरा बेटा नहीं है वो। उनको उठाना नहीं, उनका डीएनए सैंपल चाहिए। बल्लू किसी को दिखा नहीं और शायद अब दिखेगा भी। आपको मेरा डीएनए सैंपल चाहिए?
आपका भी और आपके हस्बैंड धीरज जलोटा जी का भी। क्यों? उषा जी, हमें डाउट है कि बल्लू मर चुका है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अपराध का षड्यंत्र समझ आने लगा था। क्या हुआ यमुना? वो पुलिस जसवंत और मनप्रीत को लेके गई। अब पुलिस को जसवंत और मनप्रीत से क्या चाहिए? बैठ जाओ। सिर्फ एक बार पूछूंगा, ये जली हुई बॉडी बल्लू की है ना? भूल के ना तो बोलना ही मत। सीसीटीवी में देखे हो तुम दोनों। हमारी मार झेल नहीं पाओगे, फिर आवाज नहीं, चीख निकलेगी। लो, बन गई बोतल। इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? चलो अब लगाओ निशाना। बाएं आंख बंद करो, 1 2 3 में बोतल धड़ाम। और इतनी पास में बोतल बांधा है कि आसानी से बोतल फूटनी चाहिए, ठीक है? और टेंशन मत लो, इसमें ये साइलेंसर लगा है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 3 तक गिनती में बोतल धड़ाम। 1 2 कौन है? कौन है ओए? कौन है? सर, प्लान हमारा नहीं था सर। हमें तो सिर्फ पैसे मिलने वाले थे और घर में कोई लूट भी नहीं हुई थी। तो चेक साइन कर देना यार संजीव। संजीव लाले पड़े, कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है मनप्रीत। लेकिन काम तो हो गया ना यार, देख काम हो गया। अब पता नहीं कभी उठ भी पाऊंगा या नहीं। बोलता है काम तो हो गया। बोल संजू, क्या काम है? तेरे लिए जो भी होगा सब कर दूंगा। पूनम को मारना है। डाइवोर्स दे दे। पूनम ना मुझे डाइवोर्स देगी ना मुझे छोड़ेगी। पहले वो सारे पैसे लौटा दो जो मैंने तुम्हें लोन पर उठा कर दिए। उसके बाद इस कोठी पर मेरा नाम लिखवा दो। तो पूनम भरोसा करो मुझ पर, मैं डाइवोर्स के बाद में भी पैसे लौटा दूंगा। बेवकूफ समझाया क्या तुमने मुझे संजीव? हाँ, मनीष का लोन मेरे सर पर है तो इस बात का फायदा उठाकर तुम मुझे छोड़कर वो माहिरा के साथ चले जाओ। पर यू नो व्हाट, मैं तुम दोनों को देखकर ना तो खुश हो पाऊंगी ना डाइवोर्स दे। जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, रगड़ दूंगी तुम्हें। और ऐसा करने से तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आराम से नहीं रहना। और रही बात डाइवोर्स की, तो सोचना भी मत। हटा देंगे तुम्हारे रास्ते से गाड़ा। हमको क्या मिलेगा? तू बता। 15 लाख दिए, लेकिन तू ये कांड नहीं करेगा। तो तुम करोगे? मेरे 2 दोस्तों को तैयार कर, गन चलाने की ट्रेनिंग दे, वो करेंगे कांड। ऐसा क्यों? तभी तो पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा। और मैं बोलूंगा कि तू एक्सटॉर्शन के पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ गया था, तो पुलिस के रडार में आएगा ही नहीं और पुलिस तुझ तक पहुंच नहीं पाएगी। देखो, शहर में बहुत सारी रॉबरीज हो रही हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। तो किसी एक रॉबरी में पूनम मर भी तो सकती है। एक तरफ पुलिस को लूट और रॉबरी का केस लगेगा और दूसरी तरफ तेरा नाम आएगा एक्सटॉर्शन। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाएगी और थोड़े दिनों में अपने आप ये केस बंद हो जाएगा। धन्य हो मेरे भाई। मैं सोच रहा था कि अपने खानदान में सिर्फ क्रिमिनल बुद्धि ना मेरे पास ही है, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे की सोच रहे हो। कमाल है। जसवंत और मनप्रीत को सिखा गन कैसे चलाते हैं। गन पर साइलेंसर होना चाहिए। टेंशन मत लो, हो जाएगा। कब करना है फाइनल डेट बता। तू गन का इंतजाम कर, ट्रेनिंग दे,
डेट में बता दो। सुनो, तुम दोनों को बल्लू के साथ चंडीगढ़ जाना होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग वहां पर होगी, ठीक? और मनप्रीत, तुम्हें मुझ पर गोली चलानी है। बल्लू तुम्हें बताएगा कि मुझे गोली कहाँ लगनी चाहिए, जहाँ लगने से मैं सेफ रहूंगा। और ध्यान से, कोई रिस्क नहीं चाहिए। डोंट वरी। और जसवंत, बल्लू तुम्हें बताएगा कि पूनम को गोली कहाँ लगनी चाहिए, जहाँ लगने से वो बचनी नहीं चाहिए। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होगी उस दिन बल्लू को गुरु दक्षिणा देना भूलना मत। गोली सीधे सर में लगनी चाहिए। बल्लू को मारना है? बचना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों संजीव? क्योंकि बल्लू मेन सस्पेक्ट होगा और पुलिस उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। उसे मारने के बाद इतनी अच्छी तरह से जलाना ताकि कोई पहचान ना सके। और पुलिस के हाथों सस्पेक्ट लगेगा ही नहीं, केस अपने आप बंद हो जाएगा। कितने पैसे देने वाला था संजीव? सर 5 लाख। पर गलती हो गई मेरे हाथ से। 2 ही गोली चलानी थी, लेकिन गलती से 3 गोली चल गई संजीव पर, और वो भी गलत जगह। तुझे ट्रेनिंग भी दी थी ना। 2 गोली बोला था, तूने 3 गोली चला दी। गिनती भी नहीं आती कि कुछ और प्लान कर रहा था तू? संजीव ऐसा नहीं है यार, गलती से चल गई थी, जानबूझ के नहीं किया। गलती हो गई यार, समझना यार। फुटो यहाँ से। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब पैसे की बात करेंगे। जाओ, निकलो यहाँ से। सर हमसे तो दोस्ती यारी में हो गया सर, आज तक कोई पैसा नहीं मिला सर, इसीलिए इतने दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। पैसा नहीं, किलो के हिसाब से चार्जेस लगेंगे दोनों पर। ये तो नहीं पता तू कब फिर से ठीक होगा संजीव चोपड़ा, पर जब भी चलने फिरने लायक होगा तब हम लेंगे तेरी कस्टडी। डिवोर्स के लिए कोर्ट जाता, उसमें कम दिमाग खर्च होता तेरा। इतना दिमाग बेवकूफी वाले काम में लगा दिया और क्रिमिनल बन गया तू। संजीव के माता पिता इस खुलासे से हैरान थे कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उनके बेटे संजीव ने ऐसा क्रूर षड्यंत्र रचा था। मैं शुरू से ही कह रहा था आप लोगों कि ये सब संजीव का किया हुआ। माहिरा ने पूनम से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली में हो रही रॉबरीज की आड़ में इस तरह से रॉबरी और मर्डर के बारे में सोचा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि असल में हुए अपराध में माहिरा की कोई भूमिका नहीं थी। डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर, और मैच भी हो ही गया होगा। जी हाँ सर, वो जली हुई डेड बॉडी बलराम जलोटा उर्फ बल्लू की थी। ऐसी आपराधिक और खतरनाक बातें सोचने में हम इंसानों के दिमाग का कोई तोड़ नहीं। संजीव चोपड़ा, जसवंत गिल और उसके छोटे भाई मनप्रीत गिल पर बलराम जलोटा और पूनम चोपड़ा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के चार्जेस लगे हैं। पुलिस संजीव के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है ताकि उसे कस्टडी में लिया जा सके। न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां किसी अपराध को अंजाम देने की लोगों की बेवकूफी भरी सोच उन्हें अपराध के ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां उनकी इच्छाओं के विपरीत ताउम्र उन्हें इसके नतीजों का सामना करना पड़ता है और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। फिर भी बार बार यही देखने को मिलता है कि जुर्म की सोच कई लोगों के दिमाग में पनपती ही रहती है। ऐसे मूर्खतापूर्ण अपराध के बारे में सोचते वक्त दिमाग इतना मजबूत कैसे हो जाता है, और वही दिमाग किसी टकराव की स्थिति से बाहर निकलने का आसान सा रास्ता खोजते वक्त इतना असहाय क्यों हो जाता है। डिवोर्स लेकर अलग होने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाएगी, ना खुद की और ना ही किसी और की। जुर्म की अंधी गली के आखिर में सिर्फ अंधेरा ही मिलता है, और साथ ही मिलता है अपराधी होने का अभिशाप और बचे हुए जीवन को पछतावे में काटने की सजा। क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।